एक अपमान जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। एक गरीब सा लड़का जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना, और एक ब्राह्मण जिसकी बुद्धि से हिल गया पूरा आर्यावर्त। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसने पहली बार भारत को एक झंडे के नीचे जोड़ दिया। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी लगभग 340 बीसीई का समय। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपनी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन इन सब के बीच मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना। उस समय मगध पर शासन करता था नंदवंश, और उसका सबसे शक्तिशाली राजा था धनानंद। धनानंद के पास अपार धन था, इतना धन कि कहा जाता है उसके खजाने सोने और चांदी से भरे रहते थे। उसकी सेना भी बहुत विशाल थी, हजारों हाथी, लाखों सैनिक और बड़ी बड़ी तलवारें। लेकिन एक समस्या थी, धनानंद जनता से बहुत भारी कर वसूलता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उससे प्रेम नहीं करते थे। उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम में एक और तूफान उठ चुका था, मकदूनिया का महान विजेता सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। 326 बीसीई में सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंच गया। उसने कई छोटे राज्यों को हराया, राजा पोरस से भी युद्ध किया। हालांकि पोरस हार गया, लेकिन उसकी बहादुरी ने सिकंदर को प्रभावित कर दिया। लेकिन सिकंदर ज्यादा समय तक भारत में नहीं रुक पाया। उसकी सेना थक चुकी थी, सैनिक आगे लड़ना नहीं चाहते थे। और फिर 323 बीसीई में अचानक सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भारत के उत्तर पश्चिम में यूनानी शासकों की पकड़ कमजोर होने लगी, और इसी समय इतिहास एक नए नायक को जन्म देने वाला था। उस नायक का नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का बचपन आसान नहीं था। उसके जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वह साधारण परिवार से था, कुछ उसे मौर्य कुल का बताते हैं। लेकिन एक बात साफ है, उसने गरीबी, संघर्ष और कठिन जीवन देखा था। बचपन से ही उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। वह तेज था, बहादुर था और नेतृत्व करना जानता था। लेकिन एक लड़का अकेले साम्राज्य नहीं बना सकता, उसे चाहिए था एक मार्गदर्शक। और तभी इतिहास में प्रवेश होता है आचार्य चाणक्य का। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान थे। राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, हर विषय के ज्ञाता। लेकिन चाणक्य सिर्फ विद्वान नहीं थे, उनके अंदर एक आग थी। कहानी के अनुसार एक दिन चाणक्य मगध की सभा में पहुंचे। वह धनानंद को विदेशी आक्रमणों के खतरे के बारे में चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। सभा में उनका मजाक उड़ाया गया। उस अपमान ने चाणक्य को अंदर से तोड़ दिया, और उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंदवंश का अंत नहीं कर दूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यही वो पल था जहां से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। कहते हैं चाणक्य ने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि ये लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उसे युद्ध कला सिखाई गई, राजनीति सिखाई गई, राज्य चलाने की कला सिखाई गई। धीरे धीरे एक गरीब लड़का सम्राट बनने की तैयारी करने लगा। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त का लक्ष्य साफ था, पहले उत्तर पश्चिम के यूनानी शासकों को हटाना, फिर मगध पर विजय। लगभग 317 बीसीई के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। उसने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाया। लोग उसके नेतृत्व से प्रभावित होने लगे। वह सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, वह लोगों का विश्वास जीतता था। चाणक्य की रणनीति भी अद्भुत थी। उन्होंने जासूसों का जाल बिछाया, दुश्मनों को कमजोर किया, राज्यों में विद्रोह करवाए। धीरे धीरे नंद साम्राज्य चारों ओर से कमजोर होने लगा। लेकिन मगध को हराना आसान नहीं था। धनानंद के पास विशाल सेना थी। पहला हमला असफल रहा। चंद्रगुप्त और चाणक्य को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन चाणक्य ने देखा कि एक महिला अपने बच्चे को डांट रही है। वह कह रही थी, गरम खिचड़ी को बीच से नहीं खाते, किनारे से शुरू करते हैं। चाणक्य समझ गए कि यही गलती उन्होंने की थी। उन्होंने सीधे मगध के केंद्र पर हमला कर दिया था। अब उन्होंने नई रणनीति बनाई। पहले आसपास के राज्यों पर कब्जा किया गया, मगध को चारों ओर से कमजोर किया गया, और फिर आया निर्णायक युद्ध। लगभग 322 बीसीई से 321 बीसीई के बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर बड़ा आक्रमण किया। युद्ध कई दिनों तक चला। तलवारों की आवाज, हाथियों की गर्जना और सैनिकों की चीखों से धरती कांप उठी। आखिरकार धनानंद हार गया, नंदवंश का अंत हो गया, और पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य।
यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य। चाणक्य बने उसके मुख्य सलाहकार। अब सिर्फ साम्राज्य बनाना ही लक्ष्य नहीं था, उसे मजबूत बनाना भी जरूरी था। चंद्रगुप्त ने प्रशासन को व्यवस्थित किया, राज्यों में अधिकारियों की नियुक्ति हुई, कर व्यवस्था सुधारी गई, सड़कों और व्यापार पर ध्यान दिया गया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, राजनीति, जासूसी, अर्थव्यवस्था सबका वर्णन था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर पूर्व के क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा करना चाहता था। लगभग 305 बीसीई में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। एक तरफ यूनानी सेना थी, दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य की विशाल शक्ति। अंत में सेल्यूकस को समझ आ गया कि चंद्रगुप्त को हराना आसान नहीं। दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कई क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए। कहा जाता है कि दोनों राजघरानों के बीच वैवाहिक संबंध भी बने। इस जीत के बाद मौर्य साम्राज्य और भी विशाल हो गया। अब इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थीं। चंद्रगुप्त अब सिर्फ राजा नहीं था, वह सम्राट बन चुका था। उसका साम्राज्य व्यापार, सेना, प्रशासन हर क्षेत्र में मजबूत था। पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाने लगा। विदेशी यात्री मेगास्थनीज भी भारत आया। उसने मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की। उसने लिखा कि पाटलिपुत्र विशाल दीवारों और मजबूत सुरक्षा से घिरा हुआ था। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक राजनीतिक शक्ति के नीचे जोड़ा। और यह सब संभव हुआ एक अपमान, एक प्रतिज्ञा और एक सपने की वजह से। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की बहादुरी ने इतिहास बदल दिया। आगे चलकर इसी साम्राज्य को सम्राट अशोक ने और भी महान बनाया, लेकिन उसकी नींव चंद्रगुप्त और चाणक्य ने रखी थी। यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं थी, ये भारत को एकता की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा कदम था। और इसलिए जब भी भारत के महान साम्राज्यों की बात होगी, मौर्य साम्राज्य का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाएगा।